नमस्कार दोस्तों। जब खैर ख्वाही आपको खाने लगे तो फिर किससे बात करेंगे। आज देश के यही हालात हैं और इन्हीं हालात पर हम आपसे बात करने आए। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी अडानी से डर रहे हैं, अंबानी से डर रहे हैं? क्यों बैंकों में नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में लूट हुई है, इसके पहले नहीं होती थी? क्यों भारत में इस तरीके से भारतीय जो सरकारी हमारी आपकी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और तमाम सारे इन पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, और वो 1 2 4 साल 10 साल के लिए नहीं, 50 50 साल के। और क्यों देश को आतंकवाद, हिंदू राष्ट्र, सिख राष्ट्र और जाने कौन कौन तरह से बांटा जा रहा है, और यही नहीं, क्षेत्र के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, और तमाम लिंचिंग हो रही है। क्यों हो रही? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आपके साथ तो जिक्र करूंगा मैं कि अडानी ने अचानक घोषणा की कि उनका जो मुंद्रा पोर्ट का प्रोजेक्ट है 34,900 करोड़ रुपए का, वह प्रोजेक्ट वो बंद कर रहे हैं। और इसके बंद करने का जो वजह सामने आई वो आई कि उनके पास कैश फ्लो की कमी है। तो आप समझिए अडानी के हालात लगातार डरावने हो रहे हैं। और मुंद्रा पेट्रोकेमिकल ही नहीं बल्कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में उनकी पैसे की कमी आ चुकी है। यह बात स्टॉक एक्सचेंज में और सब जगह रिकॉर्ड में आती है, उसमें सामने आ रहा है, पूरी दुनिया में सामने आ रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अडानी ने जो लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान किया था वो कागज पर ही दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने जो कहा था कि वो अपने 60 साल पूरे होने पे 60,000 करोड़ रुपए जो है चैरिटी करेंगे, और जिसके नाम पे उन्होंने पोप्स की पत्रिका से लेके जाने कहां का टाइम्स मैगजीन और सब में अपनी फोटो छपवाई, वो सब झूठा साबित हुआ और कहीं 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे। रोजगार वो इस देश के लोगों को देते नहीं है, और ये सारी चीजें सामने। और इन सब स्थितियों पर जब आप बात करते हैं तो आखिर क्यों? तो उस समय एक शब्द आता है कि जब इतनी बुरे हाल में है तो अडानी चल कैसे रहे? चल इसलिए रहे हैं कि उन्हें मोदी नाम का एक वेंटिलेटर मिला हुआ है। यह वेंटिलेटर उन्हें बाहर के देश से, जो गुजरात के मूलतः रहने वाले हैं, उन लोगों से लोन दिला देता है, उन लोगों से फंडिंग करा देता है, इनके शेयरों में वो करा देता है, मार्केट में करा देता है। क्यों? क्योंकि उसके बदले उन्हें कहीं और लाभ दिया जा रहा हो। तो इस तरह से आपको इसके कुछ उदाहरण दे देता हूं। 27 फरवरी 2023 यानी इसी 27 फरवरी को अडानी को उड़ीसा के कतरू मली में बॉक्साइट की खदान सौंप दी। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक। तो साहब इतनी बड़ी खदान सौंप दी गई कि बॉक्साइट का पूरा काम उनके हाथ में आ जाए। अडानी के लाखों करोड़ डॉलर घोटाले पर जांच तो दूर की बात, मुल्क की खदानें सौंपी जा रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। फिर झारखंड में अडानी का पावर प्लांट है जो बांग्लादेश को बिजली देता है, लेकिन इसमें एक नीति थी कि चूंकि झारखंड और झारखंड की प्राकृतिक संपदा से यह चल रहा है, इसलिए उसे झारखंड राज्य के लोगों को, स्थानीय लोगों को सस्ते में सब्सिडाइज रेट पर बिजली देनी होगी। लेकिन अडानी के फायदे के लिए भाजपा सरकार ने यह नीति बदल दी। झारखंड का एक केस कि झारखंड में अडानी ग्रुप का गोड्डा में एक पावर प्लांट बना है, वो बांग्लादेश के लिए। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश के ऑफिशियल ने कहा है कि मोदी जी का बहुत दबाव पड़ा था शेख हसीना पे, ताकि अडानी का पावर प्लांट, अडानी से एग्रीमेंट हो जाए पावर सप्लाई प्लांट के लिए। उसी प्लांट के संबंध में झारखंड की एक पॉलिसी होती थी कि जो भी प्लांट हमारे राज्य में बनेगा उसका 25% पावर सब्सिडाइज रेट पे स्टेट ले पाएगा। इस पॉलिसी को बदलाया गया। एक ही कंपनी का फायदा हुआ और वो था अडानी ग्रुप। और फायदा एक कैलकुलेशन है कि 25 इयर्स जो पावर प्लांट का लाइफ स्पैन है, 7,500 करोड़ का फायदा होगा अडानी ग्रुप का। अब ये पॉलिसी जो कई सालों से चल रही थी, बदली कैसे?
किसने इस पे दबाव डाला, ये इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा सीधे झारखंड के कंज्यूमर्स की जेब से आ रहा है। और उसे बदलकर इस तरीके से कर दिया कि अब वो मार्केट रेट पर दे। तो आज ये हालत है कि जो बाकी कंपनियों से झारखंड बिजली खरीद रहा है, उससे महंगी बिजली इस प्लांट से झारखंड को मिल रही है। इससे आप समझ सकते हैं तो आखिर ये किसने किया, क्यों किया और किसने कराया, आप समझ सकते हैं। मोदी सरकार ने कच्चा तेल जो खरीदा यदि हम 2022 में मई से जोड़ते हैं तो 2022 मई में 53 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो है पेट्रोलियम खरीदा, और इसके बाद में मार्च आते आते ये 36 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो अब आप समझिए, मई 2022 में लास्ट दफा तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया था, मई 2022, और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 21 मई 2022। उससे लेकर आज तक 305 दिन बीत चुके हैं। मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी $109.5 प्रति बैरल। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के वेबसाइट से निकाला हुआ आंकड़ा है। और मार्च 20 मतलब परसों कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती $70.69 प्रति बैरल। अगर हम इसको बैरल और डॉलर को रुपये और बैरल को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल 53 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर में खरीद रही थी। यह भी सरकारी आंकड़ा है। और मार्च में भारत सरकार कच्चा तेल 36 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर में खरीद रही है। हम ये कह ही नहीं रहे सरकार से ये अगर उम्मीद करें कि वो एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी, मोदी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं। पर जो घटत हुई है 16 रुपये 75 पैसे पर प्रति लीटर की, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 16 रुपीज 75 पैसा पर लीटर। और हम ये नहीं कह रहे मोदी जी कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करो, हम कह रहे हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में 16 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है, वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। यही इसी मुद्दे पर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देशवासियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से 16 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 16 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर डीजल में कमी आ जाए। एक्साइज ड्यूटी का जो लूट चालू है वो चालू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे मोदी जी, हमें पता है वो नहीं करोगे आप। पर ये कच्चे तेल जो आपको फायदा मिल रहा है वो देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे। ये कैसी पार्टनरशिप आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है जहां पे प्रॉफिट आपका और जब लॉस हो जाए तो वो लॉस देशवासियों का। तो जब कच्चे तेल की कीमतें इतनी गिरी, इसके बावजूद आपको इसका कोई फायदा नहीं है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो जाते हैं। लेकिन जब सस्ते हो रहे हैं, घटाने की बारी आती है तो ये नहीं होता। कच्चे तेल का ये जो सस्ता और इसके फायदे का है, इसका जो खेल है, इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि दो बड़े पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, जो सबसे बड़ा काम कर रही हैं, वो कंपनियां अदानी और अंबानी। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें भारत सरकार की कंपनियां कमाएं उससे बहुत ज्यादा वो कंपनियां कमा रही। और यही वजह है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो रसिया से तेल ज्यादा ला रहे हैं, उनके लिए छूट दी गई। तो यह आप समझ सकते हैं। इसके बाद आइए, अभी एक घोषणा की गई और अडानी के जो है सीईओ ने एक बात कही है कि देश के और एयरपोर्ट्स के लिए अडानी अब लेने के लिए काम करेंगे। उनकी नीति है कि देश के 1 दर्जन हवाई अड्डे और वो ले, और उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ सालों के अंदर 1 दर्जन से अधिक हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा और वो अडानी कंपनी के ही पास आ जाएंगे। मतलब उन्हें पहले से ही पता है कि अडानी एयरपोर्ट्स आने वाले दिनों में जो है 1 दर्जन एयरपोर्ट और ले लेगा। तो आप समझिए
कंपनी के सीईओ हैं अरुण बंसल, उन्होंने इस बात को आज ही बताया है, आप समझिए। और उन्होंने जो योजना बताई उसमें बताया कि किस तरीके से सालों में हमें इसे बढ़ाना है। अभी अडानी एयरपोर्ट्स के पास जो एयरपोर्ट्स हैं वो 7 एयरपोर्ट्स हैं, और यही नहीं, नवी मुंबई हवाई अड्डे का जो पहले चरण में है, यात्रियों को संभालने की क्षमता 2 करोड़ होगी। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितनी बड़ी बड़ी चीजें सौंपी जा रही। सीबीआई एक और एजेंसी है। आप सबको पता है कि ईडी की तरह सीबीआई ने कुछ साल पहले 2019 में मुंबई एयरपोर्ट के प्रीवियस ओनर के खिलाफ रेड्स किए थे, और उसके कुछ ही महीने बाद अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट मिल गया था। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि सीबीआई सिर्फ दुरुपयोग के लिए नहीं है, सीबीआई का उपयोग भी किया जा सकता है। और इस तरीके से तमाम चीजें जो राष्ट्रीय महत्व की हैं, सुरक्षा के महत्व की हैं, वो भी सौंपी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सौंपे जा रहे हैं। अडानी एयरपोर्ट्स देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी बन गई, और उसके पास स्थिति यह है जो 7 बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें आप जानिए, मुंबई का एयरपोर्ट उनके पास में है, उसके अलावा अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, लखनऊ का एयरपोर्ट है, जयपुर का एयरपोर्ट है, मंगलुरु का एयरपोर्ट है, गुवाहाटी का एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट है, और ये सब इंटरनेशनल है। इससे आप सब, तो इसका मैनेजमेंट इनको दे दिया गया। 2019 में जो बिडिंग हुई थी उसमें एक नियम कर दिया गया, इन्हें 50 सालों तक के लिए दे दिया, 1-2 साल के लिए नहीं, जैसे पहले होता था 5 साल के लिए दिया जाता था, बाद में यदि एक्सटेंड होता था तो एक्सटेंड होता था ग्लोबल टेंडर, यह शर्तों को बढ़ाने के लिए यह स्थिति है। अब आ जाते हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर से फिसल के अब 23वें नंबर पे पहुंच गए। बुधवार को आज ही जो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट है 2023 वो जारी हुई, और उसमें जानकारी सामने आई, नेटवर्थ में साल दर साल 35% की गिरावट के साथ अडानी की कुल नेटवर्थ $53 बिलियन रह गई, जो आप समझिए 150 से ऊपर पहुंच गई। और इस तरीके से यह स्थिति, और पिछले साल के मुकाबले $28 बिलियन यानी हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का अडानी को नुकसान हो रहा है। वहीं ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो $82 बिलियन के साथ दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में एकमात्र भारतीय। तो ये है, और वेल्थ में 20% की गिरावट के बावजूद उन्होंने लगातार तीसरे साल सबसे धनी एशियाई का खिताब बचाकर रखा। तो यह स्थिति है। अब आप इन सारी बातों समझिए। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को रिपोर्ट जारी की, और उसमें सब बताया था कि अडानी ग्रुप किस तरह से शेयर मैनिपुलेशन से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम सारे काम कर रहा है, और उसके जरिए तमाम सारे गड़बड़ियां कर रहा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस इससे डूब गया, जो 3500 रुपए का शेयर था वो 1000 रुपए का आ गया। आप इससे समझिए। और इसके बाद में एक और शख्स है जिसे नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा कमवाया है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है साइरस पूनावाला। वो $27 बिलियन की नेटवर्क के साथ में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोविड वैक्सीन बनाने का उनका प्रचार से लेकर सब कुछ करने का काम नरेंद्र मोदी ने, उन्हें महंगी दरों पर भारत में कोविड वैक्सीन बिकवाई, सरकार ने बहुत महंगी दरों पर, जबकि उसकी कीमत बहुत कम थी। तो आप समझिए, इस तरह से उसमें भी कोविड में भी कमाई करवाई गई, उसका किसको क्या लाभ मिला होगा आप ये समझ सकते हैं। गौतम अडानी 23वें नंबर पर है, और साइरस एस पूनावाला 46वें नंबर पर पहुंच गए। शिव नाडार 50वें नंबर पर है, वो इसी तरह से थे। लक्ष्मी जो बिलास मित्तल है उनकी 76वें नंबर पर है, जो एक समय में और आगे होते थे, अब पीछे। तो इस तरह से समझिए। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको लेकर आपको समझने की जरूरत है।
यही सारी वजह है कि जो कारपोरेट का खेल है, उस खेल में नरेंद्र मोदी का किस तरह क्रूशियल इन्वॉल्वमेंट है। इसी कारण से जेपीसी की जांच नहीं करा। अब उन्होंने कहा कि सदन चले और सदन चलने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाए। और बीच का रास्ता क्या है कि अगर विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो फिर बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग वापस ले लेगी, जो उन्होंने कोई गलती की ही नहीं। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के हेड जयराम रमेश ने कहा कि हमें यह मंजूर ही नहीं। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है। ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप है। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए किस तरह से साजिशें हो रही क्या। तो इसके बाद में दिल्ली में कल घटना हुई और दिल्ली में जिस तरीके से हुई उसको समझने की जरूरत है। दिल्ली में कुछ जगह पोस्टर लगा दिए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ। और यह पोस्टर लगने के बाद में स्थिति ये होती है, पोस्टर कोई अजीबोगरीब नहीं है। इस तरह के पोस्टर सदैव लगते रहे। इंदिरा जी के लिए भी लगे, पंडित नेहरू के लिए भी लगे, राजीव गांधी के लिए भी लगे, उसके बाद की सरकारों के लिए भी लगे। तो आप समझिए कोई नई बात नहीं। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये हटाओ देश बचाओ, वो करो देश बचाओ, इस तरह के लगते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें दर्जनों एफआईआर दर्ज कर ली गई कुछ ही घंटों में, और एफआईआर दर्ज करके 100 से अधिक लोग हिरासत में ले लिए। यह स्थिति है। क्यों? और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट आम आदमी पार्टी है। सब कोई जानता है, जो कानून जानता है, ये केस कोर्ट में जाके टिकेगा नहीं। लेकिन ये करके क्या संदेश दिया जा रहा कि आम आदमी पार्टी ही मुख्य विपक्ष है और इसके जरिए उसे भविष्य के चुनाव के लिए पोषित किया जा रहा है, जिस तरीके से पंजाब में पोषित किया गया। आज पंजाब की स्थिति क्या है? पाकिस्तान, खालिस्तान और दूसरे तमाम चीजों के मूवमेंट में वो जल रहा है। स्थिति यह है कि तमाम सारे जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं ने शहादत देकर खालिस्तान को खत्म किया था, उसके मूवमेंट जो उसकी पूरे मांग थी उसे खत्म किया था और पंजाब को भारत का अभिन्न अंग बना दिया था, आज फिर वही होने लगा है। 1 साल पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी, अब अचानक ये हो गया। कभी आतंकी अमृतपाल आ जाता है और फिर अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में खालिस्तानी झंडे फहराए जाते हैं दूतावासों में। फिर किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से हमले होते हैं और सारी चीजें, इन सबको देखिए। केजरीवाल ने खालिस्तान को किस तरह से हवा दी, किस तरीके से खालिस्तानियों की मदद से आम आदमी पार्टी जीती और अब खालिस्तानियों ने पंजाब में अपनी आर्मी बना डाली। और ये सारी बातें आ रही हैं, सब पुलिस की जांच में आ गई। मानव विस्फोटक बना डाले, सारे मॉडर्न हथियार पंजाब में आ गए और पूरे पंजाब में ड्रग के जरिए दहशतगर्दी फैलाई गई और बर्बाद किया गया। क्या हो गया है 1 साल में पंजाब? 1 साल पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी।
चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अकाली दल की सरकार रही हो, यह स्थिति तो नहीं थी। यह अचानक क्यों? क्योंकि आप खालिस्तानियों के पैसे से, उनकी फंडिंग से आप चुनाव लड़े और इस तरीके से करके आप आज उनके आगे झुके। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मोदी चाहते हैं कि यह हो, क्योंकि इससे होने से उन्हें फायदा है। वो हिंदू वोटों के ठेकेदार बनना चाहते हैं और वो खालिस्तानियों के वोटों के ठेकेदार। और इस ठेकेदारी का धंधा पंजाब में, और उसके नाम पे जलाया जाएगा, दहशतगर्दी होगी, तो यह आप समझ सकते हैं। तो यह हालत हो तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश को कहां झोंका जा रहा है। देश के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। देश की स्थिति यह होती है कि देश के मुद्दों पे जब बात होती है तो कोई बात नहीं करना चाहता, लगातार मस्खरी हो रही हो, वो हाल है। और वही सिर्फ अडानी नहीं है, आप देखें मेहुल चौकसी हो या नीरव मोदी हो या सब हो, इनका कनेक्शन अंबानी परिवार से, और ये अंबानी परिवार के रिश्तेदार लूट कर भाग गए। उन्हें पकड़ने के बजाय हो क्या रहा है, उनके लुकआउट नोटिसेस खत्म किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और सारे बस हर हफ्ते छपता है, अखबारों में, मीडिया में दिखाया जाता है कि बस अब पकड़ के आ रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब ये हो रहा है। और नरेंद्र मोदी मेहुल भाई कहा करते थे। कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा वो दिन याद कर दी। तो यह स्थिति है। तो ये क्रोनी कैपिटल है, और इसके साथ में हमारे प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट, और इसके जरिए लूटा किसे जा रहा है? आपको, आपके परिवार को, गरीब से गरीब व्यक्ति को, जिसे नहीं समझ में आता है कि उसे लगता है कि हम तो कोई टैक्स नहीं देते, जबकि वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वो बिस्किट का पैकेट लाता है तो उस पर भी टैक्स देता है, एक पेन लाता है तो उस पर भी टैक्स देता है, एक पेंसिल लाता है, कॉपी लाता है, उस पर भी टैक्स देता है। तो आप समझ लीजिए, आपकी जेब से सब कुछ निकाला जा रहा है और आपको समझ में नहीं। फिर आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, आपका सब कुछ छीना जा रहा है, सारी चीजें, तो आप समझ। वही दूसरी तरफ कांग्रेस आपको देने पर यकीन रखती थी तो देती थी। आप याद करिए, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया, जिसके बूते आज नरेंद्र मोदी आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया। और अभी कल का ही है डिसीजन कि राजस्थान की सरकार ने एक फैसला लिया कि अब हम हर राजस्थानी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार भी देंगे। यानी अब आप कहीं पर भी इलाज कराएं, कैसे भी कराएं, सरकार की। आप बीमार हुए तो आपको स्वस्थ कराने की जिम्मेदारी सरकार की। ये कांग्रेस अपने राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है और कह रही है चाहे जितने का हो जाए हम आपको 500 कर दें। तो आप सोचिए, कांग्रेस अपने यहां बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है, और कांग्रेस पार्टी महिलाओं को भी सपोर्ट कर रही है, सबको। वहीं नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकारें आपकी जेब से निकाल रही हैं, लूट रही हैं, आपको मूर्ख बना रही हैं। और हिंदू, मुस्लिम और खालिस्तान, पाकिस्तान, और ये इन सब नाम से आपको बरगलाया जाता है, आपको भ्रमित किया जाता है, और आप भ्रमित होकर वहां खड़े हो जाते हैं जहां आपकी बर्बादी तय है। अब फैसला आपको करना है। सच बताना हमारा काम है, हमने बताया। अब आप जानिए आपको सच जानना है या नहीं जानना है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।